हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। देखिए, इसमें अपन देखते हैं आज से अपना एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। उसका नाम है आरंभ बैच। जी हाँ, एसएससी एमटीएस 2025 की जो 1075 पोस्ट आई है, उन पोस्टों पे आपका सिलेक्शन करवाने के लिए कॉस्मो अकेडमी पे आरंभ बैच बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आज से इसकी क्लासेज स्टार्ट की जा रही है, और क्लास स्टार्ट की जा रही है सबसे पहले आपका सितंबर 2024 का करंट अफेयर से। जी हाँ, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है एमटीएस के सिलेबस में कि समसामयिक करंट अफेयर से रिलेटेड आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले। जो 25 क्वेश्चन होंगे, जो 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उनमें कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम है विकास और मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूं। 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन लिया था, और कहां से मैंने पढ़ा था और क्या पढ़ा था, वही कंटेंट आपके लिए आपके सामने लेके आया हूं। ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, पूरे 12 मंथ का करंट अफेयर आपको करवाया जाएगा, जिसमें साथ में ये जो 100 क्वेश्चन है, इनके साथ में आपको स्टैटिक जीके, जी हाँ, क्या स्टैटिक जीके भी इसके साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी कमर कस लेनी है, नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो मैं बताऊं यहाँ पे, वो सब आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए। तब तो देखिए मजा है क्लास लेने का, तब तो मजा है पढ़ाई करने का। ऐसे आप क्वेश्चन आया, उसको आंसर रट लिया, खत्म बात। ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे भैया। एमटीएस आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। 1075 पोस्ट है, सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए। कितनी? सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। किस में से? 1075 में से। और वो पोस्ट दिलाने के लिए हम और आप दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। और आज यानी 16 तारीख से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और इस बैच में आपको बहुत बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पूरा जीके जीएस का कंटेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैथ रामचंद्र सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग आपको लोकेश जी सर पढ़ाएंगे, जो तीनों खुद सिलेक्टेड है। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 2024 के टॉप 100 क्वेश्चन। अब होगा सुपड़ा साफ, बिल्कुल मंथली करंट अफेयर का सुपड़ा साफ किया जाएगा। और कैसे मंथली करंट अफेयर पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको या तो आप डेली पढ़ लीजिए, सुबह सुबह आप उसमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हो करंट अफेयर में, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो उसको स्किप कर सकते हो। आप मंथली करंट अफेयर या वीकली या 15 दिन का करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो। और ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि ज्यादा अच्छा है कि आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। क्योंकि मंथली में क्या होता है, 1 तारीख से लेके पूरा एंड तक का पूरा जितना है वो एक बार में ही आपको पढ़ लेना है, उसी को बार बार रिवाइज करते जाना है। और मंथली करंट अफेयर के लिए आपको ऐसी ही सीरीज देखने को मिलेगी। और इसकी जो पीडीएफ है, जो आंसर्स मैं बताऊंगा, उसके साथ में जो जीके ऐड किया गया है, जो पूरी डिस्क्राइब करके जो पीडीएफ बनाई गई है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी भैया। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। अगर पीडीएफ चाहिए, मुफ्त में पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए। वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, आपको न्यूज भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो चलिए, इतना खूब है आज के लिए। आरंभ बैच का अपन आरंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन, और सितंबर 2024 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 2024-25 सत्र का दलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस टीम ने जीती है? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो दलीप ट्रॉफी है वो किस खेल से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है, यह आपको ध्यान रखना। यह है भैया क्रिकेट से। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और किसके द्वारा ये हेल्ड करवाई जाती है? तो BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा ये हेल्ड करवाई जाती है। और ये क्या है, ये 4 दिवसीय इसमें मैच होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। ये कितने दिवसीय होती है? ये 4 दिवसीय होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, और बीसीसीआई के द्वारा इसको हेल्ड करवाया जाता है, और 4 दिवसीय ये क्रिकेट ट्रॉफी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आंसर पे देखते हैं। 2024-25 सत्र का दलीप ट्रॉफी इनमें से किस टीम ने जीती है? तो देखिए, इसका टीम ने जो विजेता है वो है इंडिया ए, और इसका जो रनर अप है वो है इंडिया सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया ए क्या है? इंडिया है विजेता। क्या है इंडिया ए?
इंडिया ए है विजेता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया सी क्या है, ये है रनर अप मतलब उपविजेता। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से दलीप ट्रॉफी में उपविजेता कौन सी टीम रही है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इंडिया ए विजेता है और इंडिया सी उपविजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दलीप ट्रॉफी है जो बीसीसीआई के द्वारा करवाई जाती है, ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ये क्रिकेट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। तो जो दलीप ट्रॉफी है वो प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। समझ में आया? ऐसे ही गर्दा उड़ाएंगे सारे क्वेश्चंस का, बस आपको साथ बनाए रखना है। ऐसे ही स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड देखिए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? वो है जैसा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए, वही स्टैटिक जीके अपन इसमें ऐड करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और परीक्षा में पूछा जा सकता है। फालतू का जीके अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं इसमें आपको पूरी चीजें बता दूंगा तो आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिर बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही स्टैटिक जीके अपन देखेंगे जो अपने काम का है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जीके। ठीक है, जैसे कि इसमें बताते हैं, देखिए 97वें एकेडमिक यानी ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी, ये देखिए क्या है, भारत का जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके द्वारा एक समिति गठित की जाती है। उस समिति के माध्यम से क्या किया जाता है, हर साल एक ऐसी फिल्म डिसाइड की जाती है जो विदेशी फिल्म श्रेणी में उसको पेश किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस बार मतलब 97वें जो अकादमिक ऑस्कर पुरस्कार थे उसमें कौन सी जो फिल्म है उसको किया गया था, तो वो थी लापता लेडीज। ये ध्यान रखना है आपको, लापता लेडीज। और इसका निर्देशक किसने किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरण राव ने। किसने? किरण राव ने क्या किया था, इसका निर्देशन किया था। मतलब इसकी जो डायरेक्टर कौन थी, लापता लेडीज, जिसको 97वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में फिल्म का चयन किया गया था। तो वो फिल्म कौन सी थी? वो थी लापता लेडीज, और किरण राव इसकी डायरेक्टर थी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? मतलब इसका आंसर हो चुका है। अब अपन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो अपन देखते हैं। देखिए, द केरला स्टोरी, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक हिंदू लड़की केरल में गई थी अपने नर्स का सपना बनने का पूरा करने के लिए। वो चाहती थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, नर्स बनूं, मेडिकल लाइन में जाऊं और लोगों की बहुत मन से, तन से और धन से सेवा करूं। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ कि उनके वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहां पे उन लोगों ने, जो केरला में जो लड़की गई थी उसको फंसाया गया। उसी को नहीं, उसके साथ साथ में हजारों लोग लड़कियों को फंसाया गया और उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया। उसी बेस पे, उसी को आग लोगों के सामने लाने के लिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी थी द केरला स्टोरी। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आप खुद अवेयर होगे कि मुझे कहां फंसना है, कहां नहीं फंसना। और खास तौर से मैं मेरी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाती हैं, अगर आप कहीं बाहर रहने जाती हैं, तो ऐसी सोसाइटी में रहिए या ऐसे सोसाइटी के लोगों के साथ रहिए जो आपके लिए सेफ हो। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए कि जो आपको सपने दिखा रहा हो, आपके जो सपने हैं उनको पूरा कर रहा हो, लेकिन वो पूरा करने का तरीका वहां पे गलत हो। ये आपको समझने की जरूरत है। तो आइए वापस इस पे देखते हैं, द केरला स्टोरी। सुदीप्त, और इसकी जो डायरेक्टर थी वो कौन थी? सुदीप्तो। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी तो ये पूछा जा सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। सुदीप्तो क्या थी? द केरला स्टोरी की डायरेक्टर। लापता लेडीज किरण राव की थी। और सैम बहादुर, देखिए विक्की कौशल ने, किसने? विक्की कौशल ने इसका मेन किरदार निभाया था, सैम मानिकशॉ। ये आपको ध्यान रखना है भैया, विक्की कौशल ने इसका मेन किरदार निभाया था। और ये किसकी बायोग्राफी थी? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे सैम मोनिकशॉ। कौन थे भैया? ये ध्यान रखना है आपको, सैम मोनिकशॉ, जिसकी ये बायोपिक बनी हुई है सैम बहादुर की। सैम मोनिकशॉ ने क्या बनाया है? बायोपिक बनाई है, और जिसका लीड रोल में कौन था? विक्की कौशल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्वेल्थ फेल एक आईपीएस अधिकारी की कहानी है जिसने ट्वेल्थ में फेल हुआ, और लेकिन
अपना जो सपना था उस सपने को नहीं छोड़ा, पढ़ाई की, आगे बढ़ा और क्या किया, आईपीएस का सपना इन्होंने पूरा किया। 12th फेल भी देख सकते हो आप। द केरला स्टोरी, सुदीप, तो ये केरल में एक जो लड़की गई थी उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए 20 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है, इस पे ध्यान देना है आपको। 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ये आपको देखना है। देखिए मोहनजोदड़ो का पहला उत्खनन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, हड़प्पा का पहला उत्खनन, अशोक के शिलालेखों की खोज की घोषणा। देखिए सबसे पहले अपन यहां पे देखते हैं मोहनजोदड़ो का पहला उत्खनन। देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। इसके साथ में ही इसका सबसे बड़ा जो स्नानागार है, ये लिखते चलना, ये ही आपके काम की चीज है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? ये मिला था भैया मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है कि जब इसकी खुदाई की जा रही थी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खोपड़ियां मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो मोहनजोदड़ो है ये मृतकों का टीला कहा जाता है, सबसे बड़ा स्नानागार भी यहाँ पे मिला था और यहाँ पे सबसे ज्यादा खोपड़ियां मिली थी। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, बिल्कुल जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसकी? जॉन मार्शल, ये अंग्रेजी थे और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। किसके? ये भी लिख लेना भैया, भारतीय पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग क्या थे इसके? ये उस टाइम के अध्यक्ष थे और इनके सानिध्य में दयाराम साहनी, किन्होंने? दयाराम साहनी, ये भी आपको ध्यान रखना है नाम भैया। दयाराम साहनी ने क्या किया था 2024 में, ये है तो 1924 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है 20 सितंबर 2024 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हड़प्पा का पहला उत्खनन, ये तो यही हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो अपन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी वो कौन कौन सी थी, तो सबसे पहला नाम आता है मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की मेसोपोटामिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन थी? मेसोपोटामिया सभ्यता, और दूसरी थी चीन की सभ्यता। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी? एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक थी चीन की सभ्यता। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन अशोक के शिलालेख की खोज के बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख क्या थे और इसकी जो लिपि थी, भाषा थी, ये कौन कौन सी थी? यहां पे अपन थोड़ा सा अशोक के शिलालेख के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अशोक के शिलालेख अपने सामने आया है तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए अशोक के शिलालेख ये क्या थे? अशोक के सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए थे और इनकी जो भाषा थी ये आपको ध्यान रखना है। भाषा सबसे पहले थी प्राकृत, प्राकृत भाषा और पाली भाषा में ये लिखे गए थे। इसके बाद में इसकी लिपि देखते हैं अपन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और यहीं से पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि कौन कौन सी थी, तो लिपि सबसे पहले थी भैया ब्रह्मा लिपि, ब्रह्मा। इसके बाद में थी ग्रीक लिपि, कौन सी? ग्रीक लिपि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अशोक के शिलालेख के बारे में। इस क्वेश्चन से अपन ने थोड़ी सी ज्यादा जानकारी ले ली है। देखिए 20 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो ये मनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जो कि 1924 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के सानिध्य में इसकी खोज करी थी। और ये जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय कालीन के अध्यक्ष थे। समझ में आया? थोड़ा सा देखते चलिए। और यही क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अपने पास टाइम इतना नहीं है कि अपन एक क्वेश्चन में ही कम से कम 10 मिनट खपा दे। ठीक है भैया, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हरिनी अमर सूर्या, ये आपको ध्यान रखना है, नाम आपको ध्यान रखना है भैया, हरिनी अमर सूर्या को नियुक्त किया है। वह श्रीलंका की क्या है? पहले अपन श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ पे तमिल लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, श्रीलंका की अपन राजधानी देखें तो राजधानी है कोलंबो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसकी तो एक राजधानी और है। बिल्कुल, इसकी दो राजधानी है, एक तो है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्री लिखने में बहुत टाइम लगेगा, जयवर्धनम
पुरम कोट्टे, लिख तो दिया भैया। ठीक है, इसकी दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। अब इनमें से प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है, ये प्रशासनिक राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, ये नीचे वाली है। और इसका जो अपने इसकी क्या बोलते हैं सिक्के, जो करेंसी करेंसी अपन देखते हैं तो इसकी करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। इसका भी कौन सा है, श्रीलंकाई रुपया है, लेकिन ये भारतीय रुपया नहीं है, ये श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ पे तमिल लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका के बारे में हो गया। और राम सेतु जो है वो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। कौन सा, यहाँ पे लिखता हूं मैं भैया, राम सेतु। राम सेतु, राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके इसके बीच में, भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है, वो है राम सेतु। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह भी आपने यहां पे लिख लेना है। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसको अपन पाक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, पाक स्टेट। ठीक है भैया, इतनी जानकारी सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे हो गई। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, वो है पाक स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वापिस क्वेश्चन पे आइए। श्रीलंका राष्ट्रपति कौन है, फिलहाल में ये राष्ट्रपति है श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हरिनी अमरसूरिया को नियुक्त किया है, श्रीलंका की है। देखिए, पहली महिला ये नहीं हो सकती। पहली महिला कौन थी, ये आप बताइए मुझे। दूसरी का नाम मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं दोनों का नाम आपको बता देता हूं। देखिए, वापिस आइए। पहली महिला प्रधानमंत्री है, दूसरी महिला प्रधानमंत्री नहीं, अपना आंसर आ चुका है। यह है तीसरी महिला प्रधानमंत्री। पहली कौन सी है, श्री माओ भंडार नायके। ये आपको ध्यान रखना है। भंडार नायके लिख लीजिए आप, कौन सी है, भंडार नाइक। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। दूसरी कौन सी है, दूसरी है चंद्रिका। दूसरी कौन है भैया, दूसरी है चंद्रिका। और तीसरी आपके सामने हो गई हरिनी अमरसूरिया। तीसरी कौन हो गई, अमरसूरिया। ठीक है, आपको बस एक याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक चाहिए, ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके वो बहुत डाइवर्सिटी है। कितना जीके आप याद कर लोगे, कितना जीके को आप छाप लोगे, नहीं। ये सिर्फ आपको छोटी छोटी क्या है, एक ट्रिक या कोई ऐसा क्लू पकड़ना है जिससे अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पकड़ना आपने कि तीसरी महिला प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया। तो पहली कौन थी, भंडार नायके, दूसरी चंद्रिका, तीसरी अमरसूरिया। ठीक है, चंद्रिका और अमर सूर्य। इसमें देखिए चंदा आ रहा है, इसमें सूर्य आ रहा है, मतलब चंदा के बाद में सूर्य आता है। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि चांद और सूर्य ये क्या है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस जगह L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में हाल ही में भाग लिया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलना भैया। हो सकता है आपको किसी भी एग्जाम में ये देखने को मिल जाए, और एसएससी की एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विदेश मंत्री कौन है अपने। यहां से ये क्लियर होता है, एस जयशंकर जी अपने विदेश मंत्री है। अब इनके बारे में देखते हैं, L69 और C10। देखिए, यहां पे लिखते हैं L69 और यहां लिखते हैं अपन C10। अब देखिए, जो विकासशील देशों का ग्रुप है, किसका, विकासशील देशों का ग्रुप। ठीक है, विकासशील देशों का जो ग्रुप है उसको अपन L69 के नाम से जानते हैं, और इसमें टोटल 49 देश शामिल है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि L69 जो ग्रुप है उसमें टोटल कितने देश शामिल है, उसमें 49 देश शामिल है। इसमें देखिए यहाँ पे 69 लिख रखा है, 69 नहीं है, 49 देश है। और C10 इसमें क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका रीजन के कितने देश शामिल है, इसमें टोटल 10 देश शामिल है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, विकासशील देशों के लिए ये L69 बनाया गया, C10 बनाया गया। अफ्रीकी देशों के लिए ये वो देश हैं जो विकास कर रहे हैं, विकास की राह पे बढ़ रहे हैं। तो उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, उनको फंडिंग देना, उनके जो विकास में जो जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रोवाइड करवाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मेडिकल फैसिलिटी, सब चीजें, शिक्षा, संस्कृति, इसको बढ़ावा देने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है वो है L69 और C10। तो इसका जो पहला मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में।
कहाँ होती है भैया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की एक नवीनतम अटैक सबमरीन पनडुब्बी डूब जाने की चर्चा हाल ही में दिनों में रहा है, चर्चा में रहा है? देखिए, रशिया की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ईरान की नहीं है, हो सकती है चीन की हो, बिल्कुल चीन, क्योंकि छुपाने में सबसे ज्यादा माहिर कौन है? ये ड्रैगन ही सबसे ज्यादा माहिर है, यही अपनी जो न्यूज है वो छुपाता है। और ये जो सबमरीन थी ये झाऊ कैटेगरी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी सबमरीन? ये जो डूबी थी सबमरीन ये थी झाऊ झाऊ कैटेगरी। ठीक है, इसकी एक सबमरीन की कैटेगरी थी चाइना की, झाऊ कैटेगरी। इसने क्या किया? इसका फेलियर को चाइना ने छुपाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। अब अपन देखते हैं रूस की राजधानी। रूस की राजधानी क्या है भैया? मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। और ये मॉस्कोवा नदी के किनारे ही बसा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी? मॉस्कोवा नदी के किनारे ही ये बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया? यहाँ पे कैनबरा है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान में तो तेल भी उत्पादन होता है। चीन की राजधानी बीजिंग। ये राजधानी भी आपको याद करनी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, भारत को ग्लोब ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ग्लोब ई किससे संबंधित है? ग्लोब ई किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जूनोटिक रोग, ये भी नहीं है, यह भी नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तक, बिल्कुल हाँ, इसमें यही सही है। जो ग्लोब ई नेटवर्क है, 15 सदस्यीय संचालन समिति बनाई गई है, यह बनाई गई है भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तक के लिए। मतलब विश्व में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसपे कानून बनाए जा रहे हैं, जिनकी सही तरीके से देखरेख नहीं हो जा रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए, विश्व में नियंत्रित करने के लिए ग्लोब ई 15 सदस्यीय संचालन समिति बनाई गई है, जो कि इस बार भारत को इसमें चुना गया है। ग्लोब ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है भैया यहाँ पे भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से ग्लोब ई है भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्का और अरुणिका लॉन्च किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से छाप लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्का और अरुणिका, ये दो नाम आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना। एमटीएस की एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। वापिस आइए, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है भैया। इन्हें पुणे और नोएडा में स्थापित किया गया, बिल्कुल किया गया है, तो 1 और 2 सही है। चलिए, यहां तक तो आपने पढ़ लिया। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स अपन देखते हैं, वो क्या है। देखिए, ये जो अर्का और अरुणिका है, ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये किस मिशन के तहत इनको बनाया गया है। यहां से अपन को इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पता लगती है, तो वो है NSM मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसका नाम है। मैं लिख देता हूं आपको यहां पे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। थोड़ा जल्दी लिखते हैं भैया। ठीक है, क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया था? देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो है मिशन है, ये 4500 करोड़ रुपए का मिशन है। कितना? 4500 करोड़ रुपए का ये मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत ये कंप्यूटर बनाए गए हैं, अर्का और अरुणिका, जो कि हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर सिस्टम है। इसके माध्यम से मेड फॉर इंडिया मतलब भारत में, स्वदेश में इतने सुपर कंप्यूटर बना देना कि भारत के जो सुपर कंप्यूटर है, भारत की जो टेक्नोलॉजी है, उसका यूज नहीं करना पड़े। स्वदेशी अपनाना ही यहां पे इसका मेन महत्व है। और NSM इसको 2005 में लॉन्च किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, 4500 करोड़ रुपए का मिशन है, जिसके तहत अर्का और अरुणिका पर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ये सुपर कंप्यूटर किन जगहों पर तैनात किए गए हैं? मैंने अभी आपको बताया है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये NSM मिशन के तहत ही बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। अब फिलहाल में 3 क्या किए गए हैं? 3 जगह सुपर कंप्यूटर को स्थापित किए गए हैं, सॉरी,
कौन कौन सी जगह? देखिए चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता नहीं भैया, ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। पुणे, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। दोबारा बोलिए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। एक बार और बोलिए, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। ये तीन जगह है, 3 बार मैंने आपको याद करवाया है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको 2005 में लॉन्च किया गया था, 4500 करोड़ रुपए का ये मिशन था, इसके तहत इनका निर्माण किया गया है। मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, भारत में आगे क्या होने वाला है, क्लाइमेट कैसे चेंज होने वाला है, मौसम कैसे चेंज होने वाला है, उनकी जानकारी देने के लिए ये जो कंप्यूटर है इनको लॉन्च किया गया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNJ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पर्यावरण मंत्री ने सितंबर 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। इसमें भैया दोनों गलत है। दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि इसमें पर्यावरण मंत्री नहीं भैया, इसमें जो अपने विदेश मंत्री हैं, कौन? विदेश मंत्री ने इस पे साइन किए हैं, जो कि विदेश मंत्री कौन है भैया? अपने जयशंकर जी, S जयशंकर जी अपने विदेश मंत्री हैं। और अब पर्यावरण मंत्री का नाम आया है, तो पर्यावरण मंत्री भी अपन देखते हैं, भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, जो कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। भूपेंद्र यादव जी क्या हैं? राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सदस्य। ठीक है, तो इसमें देखिए हस्ताक्षर किसने किए हैं? ये किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इस पे हस्ताक्षर किए हैं। और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। बिल्कुल, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, यह भी आपको ध्यान रखना है, बाध्यकारी संधि है। ठीक है, क्या है ये? बाध्यकारी संधि है। अब क्या है ये संधि? देखिए, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते में, देखिए इसमें क्या है, जैसे समुद्र होते हैं, किसी लैंड से, मतलब भारत की जो सीमा है उससे हिंद महासागर जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर हिंद महासागर के पास में है। तो जो अपने पानी वाला क्षेत्र होता है, आप ऐसे समझिए, जो पानी वाला क्षेत्र होता है उसमें जैव विविधता को बचाने के लिए आपका जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार से बाहर, उस क्षेत्राधिकार से बाहर अगर आप ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे वातावरण को और क्लाइमेट को अगर नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए यह संधि बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, और यह बाध्यकारी संधि है जिसपे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी अपने साइन करके आए हैं। ठीक है दोस्तों, अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड रैंकिंग में शीर्ष पर है, भारत 39वें स्थान पर है। बिल्कुल, विपो किसके द्वारा? ये जो विपो है, विपो के द्वारा इसका क्या किया जाता है? ये जो नवाचार है, विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंपोर्टेंट सूचकांक है। ये जो सूचकांक है इनकी मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको अभी पढ़ना है और विपो के बारे में इसकी जानकारी लेनी है। ठीक है, देखिए विपो इसको जारी करता है, और विपो की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1967 में विपो की स्थापना करी गई थी। और टोटल इसमें देश है 193, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। ठीक है, और फिलहाल में जो ये नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, इस सूचकांक में टोटल 133 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड, कौन सा? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। और 133वें स्थान पर कौन सा? 133वें स्थान पर कौन सा है? वो है अंगारा। अंगारा जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बस इसमें कोई भी सूचकांक आता है ना, उसमें क्या क्या याद रखना है? देखिए, स्टार्टिंग के 1 2 3 ये वाले, और लास्ट के जो है वो वाला, और भारत से अगर रिलेटेड है, भारत में, भारत भी उस सूचकांक में शामिल है, तो उस सूचकांक में भारत का नाम कहां पे है, भारत कौन सी पोजीशन पे है, वो भी आपको याद करना है। तो आइए, इसमें क्या है, इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल, विपो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 193 सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य है, और 1967 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, वर्तमान में 133 दोस्तों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड पहला और अंगारा तीसरा। अंगारा 133वां स्थान रखता है, और भारत, देखिए भारत इसमें 39वें स्थान पर है। अपने लिए यह इंपॉर्टेंट है कि भारत नवाचार सूचकांक में, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 39वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है, सितंबर 2024 में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?
द्विपक्षीय निवेश संधि मतलब इन्वेस्ट संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत की तरफ से किसने? निर्मला सीतारमण, फाइनेंशियल मिनिस्टर है अपनी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने सबकी क्या कर रखी है भैया, आगे मैं नहीं बोलूंगा। गवर्नमेंट कर्मचारियों की तो सबसे ज्यादा कर रखी है निर्मला सीतारमण जी। ये टैक्स दो, इस पे टैक्स दो, उस पे टैक्स दो, सब पे टैक्स देते रहो आप। हर चीज में टैक्स, आप जी नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। आप कोई सामान खरीदने जाके देखिए, आप मार्केट में निकल के देखिए, आपको किस किस चीज पे टैक्स देना पड़ेगा। किसकी बदौलत? निर्मला सीतारमण जी की बदौलत। और इस जो संधि है, ये बाइलेटरल जो द्विपक्षीय संधि है, इसमें भी किसने साइन किए हैं? अपनी तरफ से, भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने साइन किए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अब वापस देखते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है भैया? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद समझौता सबको पता है क्या था? ताशकंद समझौता, और कब हुआ था ये भी आपको पता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ताशकंद समझौता 1966 में किया गया था। और इसी समझौते में भारत के किसी एक पर्सन की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जो आज भी रहस्यमय बनी हुई है। किस वजह से उनकी मृत्यु हुई और क्या उनको पिलाया गया था, क्या उनकी नेचुरल डेथ थी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। अगर किसी ने इस रहस्य का तोड़ निकाल लिया है तो कमेंट करके बताइए कि जो वो पर्सन का नाम क्या था और वो जो मौत थी वो किस कारण से हुई थी। ठीक है, ये कमेंट करना है, मैं देखूंगा सबका कमेंट करते हो नहीं करते। अगर यहां तक पढ़ के आप कमेंट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ के लिए भी सीरियस हो, ये आपको ध्यान रखना है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें दिमाग में याद नहीं रहेगी। कमेंट करने का मतलब यही है कि आप कमेंट करिए और वो चीज आपके दिमाग में फिट, ये फैक्ट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत में माइक्रो फाइनेंस को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय जाता है एक्सिस बैंक को नहीं जाता, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन को। बिल्कुल ये सही आंसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन को क्या है? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं इसको, लोकप्रियता दिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन को। अब ये एसोसिएशन है, ये कहाँ का है ये आपको देखना है। देखिए ये जो एसोसिएशन है ये है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का है। और ये 1950 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। और माइक्रो फाइनेंस क्या है? जैसे छोटे जो कामगार हैं, छोटे जो लोग हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई छोटा मोटा रेडी पटरी या जो अपना क्या है छोटा सा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, उसको कम किस्तों के छोटा एक अमाउंट दिया जाता है, उस पर नाम के बराबर ब्याज या इंटरेस्ट लिया जाता है। और ये इसने किसने स्टार्ट किया था? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन ने माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में। और माइक्रो फाइनेंस का जो नाम है वो सबसे पहले 1950 में गुजरात की एक संस्था है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, इन्हीं ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और इनको श्रेय दिलाने का जो जाता है काम वो भी माइक्रो फाइनेंस का सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन को ही जाता है, जिन्होंने अपनी अभी 50वीं वर्षगांठ बनाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2024 शास्त्री रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब रामानुजन आपको जानते हो, ये सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो पुरस्कार है ये किससे रिलेटेड होगा? ये मैथ से, मतलब गणित के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो लगभग रामानुज पुरस्कार ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो पुरस्कार है ये 32 साल और उससे कम उम्र के जो लोग हैं उनको दिया जाता है। 32 साल और 32 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको गणित में अपना उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो शास्त्र 2024 का पुरस्कार है वो दिया जाता है। और 2024 में किसको दिया गया था? अलेक्जेंडर डन को प्रतिष्ठित 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, किया गया था। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नहीं भैया, ये इसके द्वारा ही किया जाता है, शास्त्र की जो संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, और ये मैथमेटिशियन मतलब गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पुरस्कार है ये 32 साल और 32 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिया
जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएमडी की हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की रैंकिंग 56वें स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। नहीं, इसमें से दोनों ही गलत है, न तो एक सही है न ही दो सही है। देखिए भारत की इसमें रैंकिंग 56वें नहीं है, भारत की रैंकिंग है इस बार 58वीं रैंकिंग है। 56वीं जो गई बार 2023 की थी उसमें भारत की 56वीं रैंकिंग थी, 2 स्थान भारत नीचे लुढ़क गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर पहले स्थान पर है, नहीं भैया, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वही स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत स्विट्जरलैंड और दूसरे पे है सिंगापुर। सिंगापुर कौन से स्थान पर है? इसमें सिंगापुर है दूसरे स्थान पर पे। तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 58वें स्थान पर पे। अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 58वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड पहला स्थान और सिंगापुर दूसरा स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, पहले कौन थे? फूमियो किशिदा। ये भी आपको ध्यान रखना है, फूमियो किशिदा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री है जो किसको रिप्लेस करके आया था? फूमियो किशिदा। और ये थे डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। ये कौन सी पार्टी थी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये थे शिगेरू इशिबा। नाम भी इनके थोड़े अलग अलग होते हैं। शिगेरू इशिबा फूमियो किशिदा को रिप्लेस करके जापान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और जापान की देखिए जो राजधानी है, जापान की राजधानी को अपन देखते हैं टोक्यो के रूप में। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। और सबसे ज्यादा जो भूकंप क्षेत्र है, कौन से भूकंप क्षेत्र, ये भी कहां है? ये भी आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, फूमियो किशिदा को रिप्लेस करके शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश के रक्षा बल ने हाल ही में भारतीय व्यावसायिक समूह टाटा के साथ, किसके साथ? टाटा के साथ 150 पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म लड़ाकू वाहनों के निर्माण का अनुबंध किया है? किस देश ने, किस देश ने ये किया है टाटा के साथ में? पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए टाटा और डीआरडीओ, कौन? टाटा और डीआरडीओ मिलके मोरक्को के लिए, किसके लिए? मोरक्को के लिए 150 बख्तरबंद, बख्तरबंद का मतलब होता है बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जिनमें बम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये टाटा समूह के द्वारा भारतीय सेना के लिए भी बनाई गई थी और अब मोरक्को के लिए भी 150 पहिएदार जो साधन है वो इनको निर्माण करके दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और डीआरडीओ के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। डीआरडीओ की स्थापना अपन देखते हैं 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है समीर वी कामत। ये सब आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समीर वी कामत डीआरडीओ के अभी फिलहाल के क्या हैं? ये अध्यक्ष है। ठीक है, आरंभ बैच का पहला वीडियो है जिसमें आपको सितंबर 2024 के करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं और टॉप 100 करंट अफेयर, टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मान के चलिएगा ये 100 क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, हारता वही है जो मेहनत नहीं करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। आप पड़े हो अपने कंफर्ट जोन में, मस्त पबजी खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, रील शेयर कर रहे हो, इससे आप एमटीएस की नौकरी नहीं ले पाओगे। आपको प्रॉपर बैठना पड़ेगा, एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को करना है। बेरोजगारी का शब्द है, उस शब्द को मेरे को हटाना है, समझ गए? तब तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। और इसके लिए आपको उठ के आना पड़ेगा, नोटबुक साथ में रखनी पड़ेगी। कॉस्मो अकेडमी पे जितना जो आरंभ बैच चलाया जा रहा है, बस आप उस बैच को फॉलो कर लीजिए, आपको एमटीएस की एक पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपना हो चुका है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या किस जगह हुई थी? देखिए काहिरा में। हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या की थी इजराइल ने। इजराइल भैया छोड़ता नहीं है किसी को, जो इजराइल के लपेटे में आ गया वो गया मान लो काम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क है और 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है, बिल्कुल भैया नागपुर में किया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और भारत के जो सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? वो है आपके, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया है। ठीक है, नाम याद आ रहा है लेकिन ये थोड़ा जुबान पे ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया, बिल्कुल। NH आपको ध्यान रखना है, NH 44 पे, जो कि नागपुर हैदराबाद वाला NH है। कौन सा? नागपुर
और हैदराबाद को ये एनएच जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला किया गया नागपुर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एनएच कौन सा है, 44, और ये किन दो शहरों को जोड़ता है, ये है नागपुर और हैदराबाद। नागपुर और हैदराबाद को ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार अपन कर रहे हैं। इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया, बिल्कुल किया गया भाई साहब, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो एक और दो, इसका आंसर हो गया सी, एक और दो सही है। एनएच 44 पे इसका उद्घाटन किया गया है, और एनएच 44 क्या है, नागपुर और हैदराबाद को जोड़ने वाला एनएच है। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क यहाँ पे स्थित है। हाल ही में खेले गए शतरंज ओलंपियाड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चेन्नई में आयोजित किया गया। भारत ने महिला टीम स्वर्ण पदक जीता, भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। नहीं भैया, यह गलत है। भारत ने पांचवी बार इसको जीता है, और फेड ये करवाता है। कौन करवाता है? फेड, जो विश्व शतरंज महासंघ है वो इसकी आयोजन करवाता है, और हर 2 साल में इसका आयोजन करवाया जाता है। भारत ने इसमें 5वीं बार जीती है, और पुरुष और महिला दोनों ने क्या किया है, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा हाल ही में की है? मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। देखिए इंडो पैसिफिक, तो ये इंडो पैसिफिक कौन सा है, ये है क्वाड। इसमें 4 देश शामिल है। क्वाड में देखिए 4 देश शामिल है, और ये शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उनकी एक माइंड की सोच है, उनके दिमाग की सोच है, क्वाड समूह है। अब सबसे पहले देखिए क्वाड समूह में कौन कौन शामिल है। 4 देश शामिल है। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। इसमें सबसे पहले हो गया अपना प्यारा भारत, इसके बाद में हो गया अमेरिका, ठीक है, इसके बाद में हो गया जापान, क्योंकि जापान के ही तो प्रधानमंत्री थे वो। जापान के बाद में हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो गए, ऑस्ट्रेलिया। और जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो क्वाड है वो किसके माइंड की उपज है, शिंजो आबे, जो ये 2017 में इसने पहली बार काम किया था। ठीक है, और मेरीटाइम ये जो इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर है, हिंद और प्रशांत महासागर है, उस एरिया में डेवलप करने के लिए क्वाड समूह बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। शिंजो आबे के माइंड की ये उपज थी, जो 2017 में पहली बार इसने काम करना स्टार्ट किया था। और अभी क्वाड की छठी बैठक थी, कहां पे, अमेरिका में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अमेरिका में गए थे इस बैठक में भाग लेने के लिए। वहीं पे क्या किया था, मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक पहल की घोषणा करी गई थी। कहां पे करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका में इसकी घोषणा करी गई थी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आसियान है, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। ब्रिक देखिए 2006 में, कब, 2006 में ये सिर्फ ब्रिक था। इसके बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ब्रिक पहले क्या था, पहले तो सिर्फ ब्रिक था 2006 तक। 2006 के बाद में 2010 में इसमें क्या था, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका क्या थे, इसमें ऐड हो गए। तो इसके बाद में 2010 में इसको ब्रिक के स्थान पर ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ते चलना है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर करना है, और जो मैं स्टैटिक जीके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस स्टैटिक जीके को आपको लिखते हुए चलना है। ऐसे ही करंट अफेयर तैयार होगा। ये अपना पेन गिर चुका है, इसको उठा के लाते हैं एक बार। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वाड कैंसर मूनशॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड, अभी मैंने आपको बताया, जो छठी बैठक थी वो थी अमेरिका में, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। कैंसर मूनशॉट इंपॉर्टेंट है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं। प्रारंभ में यह कार्यक्रम सर्वाइकल कैंसर पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिल्कुल, ये सर्वाइकल कैंसर पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्वाड लीडर समिट 2000 लॉन्च किया गया है, बिल्कुल किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए, मतलब कोई भी कैंसर से निपटने के लिए एक क्वाड समूह है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। इन 4 देश और 4 देशों के आसपास का जो एरिया है उसमें कैंसर मूनशॉट एक चलाया जाएगा। एक ये अभियान है जिसके माध्यम से कैंसर से निपटा जाएगा, सभी 7 लोग मिलकर। ठीक है, और ये एक
बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। आगे देखते हैं, श्रीलंका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री वाला अपन ने देख चुके हैं, अब ये राष्ट्रपति का भी देखते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन के उम्मीदवार है, बिल्कुल। अनुराग कुमार दिशानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है, दोनों सही है भैया। यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, 9वें राष्ट्रपति तो ये हो गए, तो 8वें राष्ट्रपति कौन थे, ये सबके दिमाग में है और सबके जुबान पे भी है। आपको कमेंट करना है कि ये कौन सा आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल, दोनों अपने लिए सही है, एक और दोनों सही है। देखिए बिग कैट अलायंस, इसमें टोटल 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इसके बाद में टाइगर हो गया, उन सभी को मिला के ये एक बिग कैट अलायंस बनाया गया है। भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, भारत में स्थापित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। 1973 में भारत में टाइगर रिजर्व, 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था, और उसी बेस पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है, जिसमें भारत भी सदस्य है और भारत में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, 2024 में ही ये डिसाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने विवाद से विश्वास योजना 2024 शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, विवाद से विश्वास योजना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इनकम टैक्स जो बोर्ड है, उसने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। जो टैक्स चुराता है, जो टैक्स बचाता है, बचा के भाग जाता है यहाँ से, उनके से विवाद करने से अच्छा है उन पे विश्वास बनाया जाए, उनको अपने खुद पे विश्वास बना देना चाहिए, जिससे क्या है, जो वो पैसे खा के भाग जाते हैं उन पैसों को वापस लौटा सके। ठीक है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्या किया है, विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करी है। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आया है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, और इसी एक्ट के माध्यम से 1935 में आरबीआई की स्थापना करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले अगर इसका हेडक्वार्टर अपन को देखते हैं, तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया था, बिल्कुल, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था, पहला मुख्यालय था, वो कोलकाता में बनाया गया था, और फिलहाल में इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता के बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, यह है आरबीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस मुख्य प्रयोजन से सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। अभी मैंने आपको बताया, छठा जो क्वाड शिखर सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संपन्न क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छठा क्वाड था, बिल्कुल यहाँ पे क्वाड आएगा। ठीक है, यहाँ न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, नहीं भैया ये न्यूयॉर्क में आयोजित नहीं किया गया था, ये एक दूसरा शहर था मुंबई, उसका अमेरिका का, उसमें आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है WHO प्री क्वालिफिकेशन सूची में शामिल होने वाले एम पॉक्स, इसको बोलते हैं मंकी पॉक्स, इसको ऐसे बोलते हैं मंकी पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स के खिलाफ पहले वैक्सीन टीके का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला वैक्सीन का टीका होता है, जैसे पहला कोरोना का टीका आया था, वही वैसे ही जो एम पॉक्स है उसका टीका आया है, इसका नाम है MVABN, ये आपको ध्यान रखना है। और WHO ने इसको स्वीकृति दे दी है, तो इसका मतलब है कि एम पॉक्स जो मंकी पॉक्स है उसका ये पहला टीका बन चुका है। अब आपको बता दूं मैं, ये जो पहला टीका था ये चेचक का पहला टीका था, किसका, चेचक का। ठीक है, चेचक की जो बीमारी होती है ये इसका टीका था, लेकिन इसने एमपॉक्स में भी टेस्ट है वो सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं, तो WHO ने क्या किया है, इसको मंजूरी दे दी है। MVABN ये पहला टीका है जो एमपॉक्स को खत्म करेगा। ठीक है, अब WHO का नाम आया है, तो WHO के बारे में अपन देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को, कब, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना करी गई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, कहाँ,
जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसने? ईरान ने क्या किया है? चंद्रयान 1 उपग्रह लॉन्च किया है। और ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का ये पहला कदम है ईरान का। इसलिए आसपास के ईरान के जो लोग हैं, जो देश हैं, वो डर रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 1 उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान ने सफलतापूर्वक कर लिया है और 550 किलोमीटर ऊपर इसको क्या किया है? स्थापित किया है। और ये जो है ये 60 किलोग्राम का ये उपग्रह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा चंद्रयान 1 जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? टाइफून ये एक प्रकार का साइक्लोन है। यागी जो कि वियतनाम और उसके आसपास के देशों को ये हिट करता है। और ये भारत ने सद्भाव के नाम से, किसके? भारत ने सद्भाव के नाम से एक सहायता प्रदान करी है। किसको? वियतनाम और उसके आसपास के यामी वगैरह जो देश हैं उनके। और जो यागी है ये टाइफून का नाम है जो कि वियतनाम देश को हिट करा है। वियतनाम देश और वियतनाम के आसपास के जो देश हैं उनको ये हिट करता है। ठीक है, भारत ने टाइफून यागी, ये क्या है? एक प्रकार का टाइफून है। और ये सद्भाव जो है वो एक मिशन चलाया गया है यहाँ के लोगों को सहायता देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है अपना क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया। भारत को टियर 1 देशों में शामिल किया जा चुका है। बिल्कुल दोनों सही है। ये देखिए, भारत को रोल मॉडलिंग देश में शामिल किया गया है। टियर 1 जो होता है वो रोल मॉडलिंग देश होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, हम वापिस आ चुके हैं। थोड़ा सा पानी पीने के लिए चले गए थे क्योंकि हमारा भी गला सूखता है भैया। इतने क्वेश्चन पढ़ाना इतना आसान नहीं है। आगे देखते हैं। हाल ही में खेले गए 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता। नहीं भैया। आगे देखते हैं। इस प्रतियोगिता का फाइनल मलेशिया में खेला गया था। नहीं खेला गया था। इस ट्रॉफी में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। बिल्कुल, इसमें केवल 3 सही है। अब क्यों सही है ये अपन देखते हैं। देखिए, 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी। ये कौन सी? हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी। और भारत ने ये ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। कौन सी बार? 5वीं बार भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो चीन में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो चीन है उसी को भारत ने 1-0 से हराकर क्या किया है? अपना जो स्थान है वो वापिस से सर्वोपरि रख दिया है। भारत ने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। और 1-0 से चीन को हराया, ना कि पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान को तो वैसे भी हराते ही रहते हैं, इसका क्या नाम लेना है। देखिए, चीन आएगा यहाँ पे। और ये मलेशिया में नहीं, ये भी चीन में ही इसका आयोजन किया गया था। तो मतलब भारत ने जो मेजबान देश है उसी को हरा के 1-0 से हरा के वापिस 5वीं बार जो 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भारत ने जीत हासिल कर ली है। इसका रनर अप कौन रहे हैं? रनर अप है चीन, जो चीन में ही इसका आयोजन करवाया गया था। आगे देखते हैं। किस देश ने हाल ही में संचार पेजर ब्लास्ट से कई लोगों की मौत हो गई है? संचार पेजर ब्लास्ट से, देखिए इसका आंसर आएगा लेबनान। ठीक है, लेबनान ऐसा देश है जिसमें संचार पेजर ब्लास्ट। अब ये क्या होता है? देखिए, संचार पेजर ब्लास्ट, देखिए जो वॉकी टॉकी सिस्टम होता है, उसमें भयंकर तरीके से ब्लास्ट हो गया था और वहां पे कई लोगों ने उस ब्लास्ट के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जैसे भारत के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें लगभग 260 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसी टाइप से लेबनान में भी संचार पेजर ब्लास्ट हुआ, उसमें कई लोगों ने जान गंवा दी। तो इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संचार पेजर ब्लास्ट। इससे अपन को क्वेश्चन पुट होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 4 दशकों में सबसे भीषण सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने का निर्णय किया है? देखिए, समुदाय को खिलाने के लिए भूख इतनी बढ़ गई है लोगों की, भीषण सूखा पड़ गया है। नेचर के साथ अगर आप खेलोगे तो नेचर आपके साथ भी खेलेगा। और ये यही
पोजीशन है, यहाँ पे नेचर खेल रहा है। और देखिए 4 दशकों में सबसे भीषण सूखा है और इतनी भुखमरी फैल गई है कि 200 हाथियों को मारा जाएगा, उनको काटा जाएगा और उनका जो मांस है वो वहां के लोगों को वितरित किया जाएगा ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। देखिए आप देख सकते हो कि जमाना कहाँ जा रहा है। भूख इतनी बढ़ गई है लोगों की कि हाथियों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। सरकार ये काम कर रही है इनको काटने का, मारने का और लोगों की भूख मिटाने का। तो इसका आंसर आ जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टाइम ज्यादा खा रहे हैं अपन। देखिए 200 हाथियों को मारने का किसने किया है? जिम्बाब्वे ने किया है और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। आगे बढ़ते हैं। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जो जल शक्ति मंत्रालय है, कौन? जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजन करता है और हर 2 साल में इसका एक बार आयोजन किया जाता है। कब? हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली में इसका जो भागीदार था, भागीदार मंत्रालय कौन था? वो था पर्यटन मंत्रालय। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 8वें जो भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया था, सबसे पहले तो दिल्ली में किया गया था और इसके जो भागीदार क्या है? भागीदार मंत्रालय कौन है? भागीदार मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय। 2 साल में इसको एक बार किया जाता है। कब? 2 साल में इसको एक बार हेल्ड किया जाता है। कब? 2 साल में एक बार। और ये जो जल सप्ताह है 2024 का, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रपति जी ने। कौन है भारत के राष्ट्रपति जी? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी सारे लोग। भारत के राष्ट्रपति जी ने इसका शुभारंभ किया था। 8वां भारत जल सप्ताह आयोजन किया गया था। ठीक है, 2 साल में होता है और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसमें 63,000 जो आदिवासी लोगों के गांव है उनको सहायता प्रदान करी जाएगी, कथनों पर विचार करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार बेहतर बनाना है। बिल्कुल बनाना है। योजना पर कुल 79,156 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिल्कुल आएगा, जिसमें टोटल 63,000 ऐसे गांव है जो जनजातियां हैं, जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं। उनका उद्धार करने के लिए, उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए 79,156 करोड़ रुपए की ये योजना लॉन्च करी गई है। ध्यान रखना है आपको कौन सा अभियान है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, PMJUGA। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा करंट अफेयर में डीप में जाके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी बर्निंग न्यूज है कि गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या क्या है ये अपन यहां पे देखते हैं। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक नहीं सारे फैक्ट क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा आपको लिखने की और देखने की कहीं जरूरत नहीं होती है। जो अपने फैक्ट हैं वो इस क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिए जाते हैं। और जो कथन वाले क्वेश्चन है जिससे आप डरते हो, वो डर निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, जब आप इसको देख लोगे पूरा, इसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी एक पीडीएफ दी जाएगी, जिस पीडीएफ में पूरा जीके, जिसके साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं ये और इससे एक्स्ट्रा जो जीके है, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन के साथ में ऐड करके दी जाएगी। ये आपको इसलिए टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखिए इस समिति का गठन श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में किया गया था। रामनाथ कोविंद जी क्या थे? ये पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति जी कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। तो इसका मतलब है ये सही है, 1 नंबर। इस समिति का गठन किया गया था, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ही इसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस समिति ने एक कॉमन मतदाता सूची की सिफारिश की है। बिल्कुल कॉमन मतदाता सूची की सिफारिश भी की है इसने। इस समिति ने पहले चरण में लोकसभा और दूसरे चरण में राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश की है। नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका मतलब है केवल 1 और केवल 2 सही है। अब ये गलत क्यों है? देखिए पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरे चरण में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगम के, नगर निकायों के चुनाव होते हैं, वो दूसरे चरण में करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले चरण में हो गया। पहले चरण में किस किस का चुनाव होगा? पहले चरण में होगा भैया लोकसभा का और राज्य विधानसभा का चुनाव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत की पॉलिटी से रिलेटेड है। और दूसरे चरण में देखिए स्थानीय निकायों का,
किसका? स्थानीय निकायों का चुनाव करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है भैया। तो ये दो यहाँ पे गलत था। इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी ने की, बिल्कुल रामनाथ कोविंद जी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद में कॉमन मतदाता सूची, मतलब चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो, आप चाहे लोकसभा का चुनाव का क्या वोटिंग करने जा रहे हो, चाहे आप स्थानीय चुनाव की वोटिंग करने जा रहे हो, जो सूची एक बार बन गई वही सूची यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने भविष्य निधि, ये भैया आपके जब काम आएगी जब आप नौकरी लग जाओगे या किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी लिमिटेड कंपनी में आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो कि भविष्य निधि होती है, आपके भविष्य के खाते में जमा की जाती है। जब आप रिटायर होगे, जब आप बुढ़ापा हो जाओगे, जब आप ऐसे हिल हिल के चलने लग जाओगे, तब ये भविष्य निधि ही आपके काम में आती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि इसकी निकासी एक साथ में एक मुश्त किस्त की जो निकासी थी उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? पहले एक मुश्त में आप 50,000 रुपए निकाल सकते थे, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो एक मुश्त राशि है वो 50,000 से बढ़ाकर यह सीमा 1 लाख कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हाल ही में जारी भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अपने लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे और कोई स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देख लेना। देखिए महाराष्ट्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, बिल्कुल लगभग 30% के आसपास ये योगदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के जीडीपी में दक्षिणी राज्यों का योगदान 30% था, बिल्कुल भैया ये भी 30% था और ये भी लगभग 30% है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय की तुलना में 250.8% अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन ही सही है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, और महाराष्ट्र की जो मुंबई है उसको भारत की क्या बोला जाता है भैया? भारत की जो एक अलग राजधानी बोली जाती है, मतलब एक तरह से पैसे कमाने वाली राजधानी, या ज्यादा पैसे या सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली राजधानी भी कहा जाता है। और सपनों का शहर भी किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। और 7 टापुओं का शहर भी किसको बोला जाता है? 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को ही बोला जाता है। तो इसमें ये जो तीनों है, ये तीनों सही है भैया। इसका मतलब है कि अपना आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। ये आपको ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट पेश की गई है 1960-61 में जो डेटा था, और अभी 2023-24 में जो डेटा निकाला गया है उस डेटा के बेस पे ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पेश करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपना क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। उम्र आपको ध्यान रखनी है, उम्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 18 साल से कम आयु मतलब आप पैदा हुए और पैदा होकर 18 साल तक पहुंच गए। आज के डेट में 18 साल हो रहे हो तो आज की डेट तक आप क्या कर सकते हो? एनपीएस वात्सल्य योजना का लाभ ले सकते हो। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम अंशदान 1,000 रुपए, बिल्कुल आपको 1,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और प्रति वर्ष 1,000 तो खोले खाता खोलने के साथ में, और प्रति वर्ष ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रति वर्ष आपको 1,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे इस खाते में। और इसमें लिखा गया है कि एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत किसी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं है। ये गलत है भैया। आपका जब एक अच्छा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आप इस अकाउंट से, इस खाते से आप निकासी कर सकते हो। और जब आप खाता ओपन कराओगे तब आपको 1,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और प्रति वर्ष सालाना आपको 1,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, जिसमें कुछ हिस्सा भारतीय सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यह महाराष्ट्र की योजना है जिसमें आचार्य चाणक्य कौशल विकास मतलब इसमें सिखाया जाएगा। अब उम्र आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 15 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उम्र। इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, 4 स्टार लगा देता हूं। ये पूछे जाएगी यहाँ पे। जो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना है इसमें 15 से 45 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको कौशल सिखाया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगार नहीं रह सके। अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाते हुआ तो कहीं ना कहीं तो अपना गुजारा करोगे। इसलिए महाराष्ट्र के द्वारा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ
किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम अकील जो हाल ही में एक इजरायली हमले में मारा गया, कौन था? ये भी भैया हिजबुल्लाह टॉप कमांडर था। इजराइल के आटे में जो आ गया उसका सल्टारा जरूर किया गया है। इजराइल ढूंढ ढूंढ के मारने वाला देश है, इजराइल से पंगा लेना बहुत गलत है। आगे बढ़ते हैं, आतिशी मार्लिना ने हाल ही में दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आतिशी मार्लिना ये क्या है? आप पार्टी की कार्यकर्ता थी। कौन सी? आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंस गए थे, उसके बाद में इनको क्या किया गया है? मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और ये मुख्यमंत्री मतलब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। तो पहली दो कौन है, आइए देख लेते हैं। पहली है भैया सुषमा स्वराज जी। यार एक तो ये बोर्ड मेरा बहुत गंदा है। पहली कौन है? सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज ध्यान रखना है। दूसरी कौन सी है भैया? शीला दीक्षित। कौन सी है? शीला दीक्षित, ठीक है। और तीसरी आपके सामने बन चुकी है, तीसरी का नाम क्या है? आतिशी मार्लिना। तो ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, आप पार्टी की कार्यकर्ता थी। जब अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचार मामले में फंस गए थे, उसके बाद में आप पार्टी के द्वारा इनका नाम सामने लाया गया और इन्हीं को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया जॉर्डन। कौन? जॉर्डन इसका आंसर है। और डब्ल्यूएचओ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कुष्ठ रोग लेप्रोसी खत्म करने वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है, जो अपने हड्डियों का रोग होता है, उसको खत्म करने वाला जो पहला देश कौन सा है? वो है जॉर्डन। ये आपको ध्यान में रखना है और डब्ल्यूएचओ ने इसकी घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र पार्क की मतलब पीएम मित्र पार्क, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस पार्क की आधारशिला रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ये जरूर पड़ेगा, अमरावती। अब इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, इसमें आपको एक जगह सिलाई, पुताई, रंगाई, छपाई, सारी जो एक कपड़े से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो 1000 वर्ग गज में ये क्या किया गया है? बनाया गया है। ये पार्क बनाया गया है जिसमें आप भी जा सकते हो। इसके लिए आपको अमरावती मुंबई जाना पड़ेगा, वहां पे सीखना पड़ेगा और वहीं पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको वहां पे बेच भी सकते हो। मतलब एक तरीके से कपड़े का ये एक मेगा मार्ट है, जहां पे बनता भी है, जहां पे बिकता भी है, जहां पे रंगाई भी होती है, छपाई भी होती है, कटाई भी होती है और छटाई भी होती है, ठीक है। ऐसे ही छटाई जो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे उस 1075 पोस्ट के लिए, उसमें से छांट के आपको एक को निकाला जाएगा। और वो एक पोस्ट पाने के लिए ही आपको मेहनत करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एक छोटा एस्ट्रॉइड कुछ दिनों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस एस्ट्रॉइड का नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, 2024 में इसकी खोज की गई थी। तो 2024 PT5, दोबारा सुनना, 2024 PT5 ये इसका नाम था। और ये छोटा सा एस्ट्रॉइड था जिसने चंद्रमा की तरह कई दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करी है। अगर ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाता, बूम, कई लोग, आप, मैं, कुछ भी, पता हो सकता है मेरे यहाँ पे आके गिर जाए, हो सकता था। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को इस राज्य में शामिल किया गया था। किसको? हैदराबाद को। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी राज्य की जो क्या है, कैपिटल भी क्या है? हैदराबाद। तो 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के किसी राज्य में नया दिवस घोषित किया है। प्रजापालन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है 2024 से। कब से? 2024 से इसको स्टार्ट किया गया है। और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को 1948 में तेलंगाना में मिलाने के कारणवश उसके उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? ये दिवस प्रजापालन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करते हैं। यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 2 साल की पहल है। इस मिशन को 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। दोनों सही है भैया, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईस्टर्न ब्रिज 2024 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त अभ्यास था। राजस्थान के थार
में आयोजित किया गया था। नहीं, ये भारत और अम्मान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज क्या है 2024, भारत और अम्मान, भारत और ओमान नहीं, सॉरी ओमान, ठीक है। भारत और ओमान के बीच में होने वाला ये क्या है, संयुक्त अभ्यास है। और ये रेगिस्तान में नहीं हुआ था भैया, ये ओमान में ही इसको हेल्ड किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो जितने भी संयुक्त सॉरी ये जो संयुक्त अभ्यास है, इनकी एक स्टैटिक जीके में आपको एक क्या दी जाएगी, पूरी क्लास दी जाएगी। और इसमें भारत चाइना, भारत मिस्र, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं होता, छोड़ो यार उसको, भारत बांग्लादेश, सबके साथ में, भारत रूस के साथ में, वियतनाम के साथ में जितने संयुक्त सैन्य अभ्यास करे जाते हैं वो सारे सैन्य अभ्यास अपन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 ये ग्रेटर नोएडा में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है, ठीक है। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। अब बाकी इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो अगर 100 के 100 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो जाएगी, जो देखना पॉसिबल नहीं है। पर आपको क्या मॉडल रहेगा अपना वो सुन लीजिए एक बार। देख, कोई भी जो महीना है उस महीने के जितने क्वेश्चन है अपन आराम से बिल्कुल इत्मीनान से 2 क्लासेज में उसको खत्म करेंगे। एक क्लास में आपको 50, दूसरे क्लास में भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ज्यादा भागोदौड़ी नहीं करी जाएगी, क्योंकि अगर एक क्लास में अपन सारे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप भी बोर हो जाओगे और मैं वो चीजें नहीं दे पाऊंगा आपको जो मैं दिमाग में फिट करके आया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये अपना जो आरंभ बैच है, ये आपके एमटीएस का जो सपना है उसको साकार करने के लिए लाया गया है। और इसकी पहली क्लास करंट अफेयर के साथ में आ रही है, जिसमें टोटल आपको 12 महीने का करंट अफेयर करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर है वो भी करवाया जाएगा। और एक क्लास में जब आपकी एग्जाम होगी उसमें अब तक जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम से पहले, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके सामने रख दिया जाएगा। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी भैया, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम।